करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो कोशिश करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपकी आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हो सके। इस बात को हम गारंटी दे सकते हैं, ये जो आपकी वीडियो होने वाली है इसमें से आपके 3 से 5 नंबर ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, वो भी किस सब्जेक्ट में, आपके मैथ में। और टॉपिक जो आपके मैथ में 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र का आता है, उसी से संबंधित आपकी क्लास होने वाली है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आइए समझते हैं। किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए? तो किसी विद्यार्थी में जो है उसकी अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति को हम लोग विद्यार्थी में आंकना चाहेंगे। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश किससे शुरुआत कर सकता है? अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हथेली, फिर पत्ती, फिर नोटबुक, फिर आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करते हुए उसको जो है क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बताएंगे, या उसको परिचित कराएंगे, या इसको समझाएंगे। आगे देखते हैं। कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर आप गणित भाषा में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की स्थिति भाषा, क्या होना चाहिए, गणितीकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर क्या होना चाहिए, प्रतीकात्मक भाषा हमारी होनी चाहिए। इसके जरिए जो है आप गणित की भाषा में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद हमारा किस चरण पर है? तो राशिद जो है हमारा अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अगर वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता तो वह इन चीज़ों को आसानी से समझ सकता था, लेकिन अभी वो किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। आगे देखते हैं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे उसने 4 को 2+2 लिखा है, फिर उसी 4 को उसने 1+3 लिखा है, तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में, अगर वो इस तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है तो वह संक्रिय अवस्था में है। भी किस अवस्था में, संक्रिय अवस्था में। इसी अवस्था में जो है अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे संक्रिय अवस्था में ऐसा होता है, वह उसको एक से अधिक तरीकों से उसको व्यक्त कर सकती है। आगे देखते हैं। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या हमारे होने चाहिए? सबसे पहले सवाल का बोधन करेंगे, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेंगे, समस्या को गणितीय रूप में निरूपण करेंगे, उसके बाद फिर सवाल का क्या करेंगे, समाधान करेंगे, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बोला सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो एक एक क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आगे। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि किस लिए बनाएगा भ्रमण की योजना? आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं। आगे देखते हैं। अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। कौन सा जो है हमारा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाएगा? विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर उन्हें अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये हमारा जो है अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो हमारा उद्देश्यों से होता है। आगे देखते हैं।
वस्तुनिष्ठ परीक्षण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, यही इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आगे देखते हैं, किस प्रकार का मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना? तो किस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को फीडबैक प्रदान करना? तो हमारा निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है या उसका अभिप्राय होता है कि विद्यार्थियों को उनका फीडबैक प्रदान कराना। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि गणित की जो प्रकृति है हमारी वो कैसी होती है? अमूर्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। गणित की अगर आपसे पूछा जाता है प्रकृति कैसी होती है तो आप बताएंगे अमूर्त, इसीलिए जो है गणित सीखना कठिन होता है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? तो बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, यही हमारा बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही परामर्श क्या नहीं है? अगर आपको किसी को आयतन की अवधारणा सिखाना है तो उसके लिए सबसे सही परामर्श कौन सा हमारा नहीं होगा? धागे का एक टुकड़ा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता किसकी होती है? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है, अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो किसकी आवश्यकता होगी? प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की। 2 ज्ञानों की हमको आवश्यकता होगी। किसकी किसकी? प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? मूल्यांकन जो है हमारा उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के हमारे 3 सोपान होते हैं। आगे देखते हैं, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? तो गणित के मूल्यांकन में कौन से पद शामिल होते हैं? उद्देश्य, अधिगमन, अनुभव और मूल्यांकन, ये गणित के मूल्यांकन में हमारे शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हर बार पूछे जाने वाले हैं। आप देखेंगे 18, 19, 20 लगभग हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, पिछले में जो पीछे वाले पेज में थे उसमें कुछ क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी पूछे गए, लेकिन ये जो अब आपके क्वेश्चन आने वाले ये सारे सीटेट के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। कौन से कार्य देता है? 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? तो अगर 25 टाइलों के बारे में बात कर रहा है शिक्षक और कह रहा है सभी आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करो 25 टाइलों को, तो अगर इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित कर रहा है? तो सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर गुणनखंड, फिर उनका क्या? परिमाप। इस तरह की अवधारणा को वो जो है संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। क्या आवश्यक नहीं है? संख्या नाम जो है यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये हमारा जो है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं, एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप यही कहेंगे, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार की आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। क्या किया है उसने? जो है बच्चे ने जो है किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को जो है आयत के क्षेत्रफल के रूप में उसको जो है उपयोग किया है तुरंत। इसीलिए उसने जो है क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत उत्तर दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे देखते हैं, गणित से भयभीत होने पर उसमें असफल होने के लिए एक कारण नहीं माना जा सकता है। कौन सा कारण नहीं माना जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हमारा कारण नहीं माना जा सकता है? लैंगिक भेद। आगे देखते हैं,
प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को किस प्रक्षेत्र में समस्या होगी। तो इस बच्चे को जो है दृश्य प्रकरण में परेशानी होगी। किस प्रकरण में परेशानी होगी? दृश्य प्रकरण में। आगे देखते हैं, यह आपका सितंबर 2014 में पूछा गया था। गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? अगर कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो जो है अगर आप उसको चीज़ें सिखाना चाहते हैं तो शिक्षा के साधनों के रूप में आप किन का प्रयोग करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, इस तरीके के जो है सामग्री का प्रयोग करेंगे तो उस बच्चे को सीखने में चीज़ें आसानी होगी। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या होगा? गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया। यानी अगर गणित में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है बच्चे को, तो आपका ऑप्शन जो है हमेशा डिसकैलकुलिया सही होगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करता है। किस में मदद करता है? आपसे पूछा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर है शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करता है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। जो हमारे व्यवहारिक उपकरण होते हैं इनका महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये किस में सहायता देते हैं? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। किस में सहायता करते हैं? जो हमारे टेनग्राम होते हैं, बिंदु के खेल होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, सब किस में सहायता करते हैं? स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। आगे देखते हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जो हमारा जियो बोर्ड होता है ये किसके प्रशिक्षण का एक प्रभावी साधन है? अभी आपने देखा था जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जियो बोर्ड का। अब आपसे पूछा गया है जो जियो बोर्ड है कि किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो ज्यामिति, आकृतियों और उनकी विशेषताएं ये बताता है। तो किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? वैसे तो दृष्टिबाधितों के लिए, लेकिन आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से जब एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना है ज्यामिति, आकृतियाँ और उनकी विशेषताएँ। ये किसके बारे में बात करता है जियो बोर्ड? ज्यामिति, आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। आगे देखते हैं। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियाँ और उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण हमारा कौन सा होगा? हमेशा जियो बोर्ड। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन अभी आपके पीछे भी आया गया था। हमने बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढेर सारे आपके रिपीट होते रहते हैं, तो एग्जाम से पहले आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको जरूर हल करके जाना है। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करके जो है आप क्षेत्रफल की अवधारणा को अच्छे से बच्चों को बता सकते हैं या उससे परिचित करा सकते हैं। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, यानी जो बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित होते हैं वो किस तरीके से रोकी जा सकती है? अभिभावकों, माता पिता से संपर्क करके जो है बच्चे स्कूल नहीं आ रहे इसका कारण का पता लगाएंगे, तो इसके जरिए जो है बच्चों की अनुपस्थिति को क्या है रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यानी प्राथमिक कक्षा में जो है बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर जो है हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों पर, कि वो जो भी उत्तर उनसे पूछा जाए वो बिल्कुल सटीक उसका जवाब दें। आगे देखते हैं। किन दो संख्याओं का गुणन करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न मुक्त अंता वाला प्रश्न होगा क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो बता देंगे 8 गुणे 3,
तब भी हमारा 8 3 24 हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारा बता देंगे 12 गुणे 2। तो यानी जिनके एक से अधिक उत्तर जब विद्यार्थी देगा तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे कैसे होंगे, मुक्त अंता वाले प्रश्न, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जिन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं ऐसे प्रश्न हमारे हमेशा कैसे होंगे, मुक्त अंता वाले प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको भी ले लिया था इसी क्लास में। देखते हैं, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है, तो कुछ ने 404 लिखा है। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यानी आपने 44 लिखने के लिए कहा कक्षा 2 के छात्रों को, तो कुछ ने जो है 404 लिखा है, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबंधित करेंगे या संबोधित करेंगे विद्यार्थियों को? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्या करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से, यानी मूर्त का मतलब जो चीज़ें दिख सकती हैं, उनकी सहायता से क्या करेंगे, उन्हें विनिमय नियम समझाएंगे। आज आपका यही लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इतनी मेहनत से हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि हमको भी लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारी भी मेहनत सफल हो रही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।